अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में बढ़ते हुए जराइम की बड़ी वजह मुल्ज़मान का जेलों से जल्दी रिहा हो जाना या मुकदमात से बरी हो जाना बताया जाता है। CIA नवा कोर्ट ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जिसने 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं बल्कि 40 से ज़ायद डकैती, राहज़नी और चोरी की वारदातें की और ज़्यादातर मुकदमात में ना सिर्फ बरी हो गए बल्कि उनको जमानतें भी मिल गई और वो बाहर आ गए। हाल ही में उन्होंने एक ऐसी वारदात की जिसके अंदर शहरी को मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने क्या होशरबा इंकशाफात किए, पुलिस ने मुल्ज़िमान को कैसे गिरफ्तार किया और मुद्दई इंसाफ के हसूल के लिए क्या दुहाइयां दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिन मुल्ज़िमान के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसको CIA नवा कोर्ट ने गिरफ्तार तो किया है और मुल्ज़िमान ने इब्तदाई तौर पे 40 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ किया है कि वो एक मुल्ज़िम जो है वो 40 से ज़ायद वारदातों में जेल की हवा का हक़ आ चुका है, जबकि दूसरा मुल्ज़िम जो है वो 25 के करीब वारदातें बताता है। अगर मजमूई तौर पर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में डकैती और राहज़नी और रॉबरी की इस साल तकरीबन 2500 से ज़ायद वारदातें हुई हैं, जिसके अंदर 19 से ज़ायद अफराद जो थे वो डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए। मुल्ज़िमान ने जो आखिरी वारदात की वो शादबाग के इलाके में की, जिसके अंदर ताजिर पैसे लेकर निकल रहा था और मुल्ज़िमान ने बाकायदा रैकी करके उस ताजिर को पहले पॉइंट आउट किया और उसके बाद उसका ताक़ुब करके उसको डकैती के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया। CIA नवा कोर्ट ने 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। इनसे जानते हैं कि कब से ये वारदातें कर रहे हैं और वजह क्या है। तुम्हारा नाम क्या? वकास वादत। वकास, तुम्हारे गैंग में कितने बंदे हैं? सर ये 3 बंदे हैं, मैं, हारिस और हसन। कब से वारदातें कर रहे हो? सर ये मुझे 4-5 साल हुए। कितनी दफ़ा पकड़े गए? सर 2 बार। सिर्फ 2 बार पकड़े हाँ गए? जेल कितनी दफ़ा खाई है? सर 28 महीने रह गए हैं लास्ट। आखिरी दफ़ा 28 महीने जेल तुमने काटी। किस केस में जेल? सर 392। और इसके अलावा कौन से मुकदमे हैं तुमने? यही हैं सर, सारे 392? हाँ जी, कुछ चोरी गए हैं, कुछ 392। उनमें कभी पकड़े गए हो? सर उन्हीं केसों में तो पकड़ा गया था सर। टोटल आज तक तुम्हारे पे मुकदमे कितने दर्ज हुए? सर टोटल 43 या 44 हूँ। 43 या 44, और सारों में तुम बरी या जमानत पे हो? हाँ जी जी। कितनों में जमानत पे हो और कितनों में बरी हुए हो? सर ज़्यादातर मोस्टली बड़ी हैं, कम ही जमानत वाले। बरी कैसे हो गए? सर वो केस फाइल होता था, फिर वो चलता था साथ, इस वजह से। तुम्हारे गैंग के अंदर कोई और लोग भी हैं जो तुम्हें जमानत पे रिहा होने में मदद करते हैं? सर वो एक बंदा है जो हमारी वो जमानत कराता, मोहसिन नाम है उसका, उसने करवाई थी जमानत लास्ट में। वो क्लर्क है। तो जो पैसे लूटते हो उसमें से उसको कितना हिस्सा देते हो? सर वो तो हम अपने केस के देते हैं उसको। हर केस के पैसे? हाँ जी। आखिरी केस जो तुमने जिसमें जमानत पे बाहर आए या बरी हो गया, उसके कितने पैसे उसने तुमसे लिए? सर उसने हमसे 1.5-2 लाख का अमाउंट बनाई हुई थी, ठीक है, कुछ दे दिए हुए थे, कुछ रहते थे। अच्छा, किस केस में पकड़े गए हो? अब हाँ सर, अब डकैती का केस में। क्या वाकया क्या हुआ, जरा बताओ सारा। सर वो हमने बंदा अपॉइंटेड किया। कैसे? नाश्ता करके बाहर निकले थे, तो आगे से बंदे को देखा, उसके पीछे गाड़ी में, उसके पीछे। कैसे देखा बंदे को? कि वो शॉप से पैसे लेके आ रहा था। तुम लोग नाश्ता कर रहे हाँ थे और बंदा दुकान से पैसे लेके निकल रहा था? अच्छा, वहाँ पे तुमने उसको पॉइंट आउट कर लिया? पॉइंट आउट कर लिया। फिर हारी सर उनके पीछे पीछे रहे, तो मैं ये मोटरसाइकिल पे था, मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, ये मेरे पीछे बैठा हुआ था। फिर जैसे वो वसनपुर अंदर एंटर हुआ, गाड़ी के आगे बाइक लगाई है, उनसे पैसे नहीं है, अपना वेपन मैंने इसको पकड़ाया हसन को, मैं बाइक चलाना शुरू कर दिया। जैसे हम टर्न हुए तो पीछे से फायरिंग शुरू हो गई है, तो सर इसने भी एक फायर किया है, तो सर उसके बाद हम निकल गए। तो तुम लोगों को पता था कि बंदा मर गया? सर नहीं, हमें बाद में पता चला था। कितने पैसे उसमें लूटे तुम लोगों ने? 4,05,000 से। तुम्हारे हिस्से में कितने आए? 1,90,000। और 1,90,000 इसको दिए? हाँ, और 20 सारी। तो जवान जान हो, कोई और काम भी तो कर सकते हो, वारदातें क्यों करते हो? सर लास्ट जब पकड़ेंगे सर, हर चीज़ ले रही गई थी। इस दफ़ा जब आए तो सर रहने की छत भी नहीं थी। पैसों का करते क्या हो? पैसे सर बस ये इस दफ़ा चीज़ें कुछ ली हैं, तो सर इस दफ़ा तो बस। माँ बाप, बीवी बच्चे हैं? सर हम माँ बाप हैं, शादी नहीं हुई थी। माँ बाप को पता है डकैत हो तुम? नहीं सर। उनको क्या? उनको नहीं बता के जाते कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो फिर उनको क्या बताते हो, कैसे, कहाँ से? बस यही कहते हैं कि मार्केट में किसी के साथ लगा जाते हैं, वहाँ पे थोड़े थोड़े करके इस तरह। उम्र कितनी है तुम्हारी? 32 साल से। 32 साल में से 4 साल तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि वारदातें कर रहे हैं, और 28 साल के जवान जान जब तुम थे तब तुम्हारे जहन में ये वारदातें करने का प्लान कैसे आया? कुछ मेहनत मजदूरी करते, कोई रेडी कर लेते, कोई दुकान कर लेते? सर बस पहले मेहनत मजदूरी करते थे,
बस वो बड़े लड़कों की सीटिंग में बैठे हैं तो इस वजह से। नशा भी करते हो? नहीं सर, कोई नहीं। शराब वगैरह? कोई सर कोई चीज़? सिगरेट तक। तो शादी क्यों नहीं की? बस सर लास्ट टाइम करनी थी तो लास्ट टाइम पकड़ा गया था तो इस वजह से। उसकी वजह से शादी लेट हो गई? जी सर। 28 महीने। इसका दूसरा साथी जो इसके साथ शरीक है जुर्म है, जिसने फायरिंग करके शहरी को कत्ल किया, उससे भी जानते हैं। ये जैसे बातें बता रहा है, जी सर। तुम लोगों को पता कैसे चलता है कि शहरी के पास पैसे हैं? सर ये हारिस से सारे जो सा रैकी देता है। तो हारिस के पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है? सर ये जाके वहाँ से रैकी वगैरह लेता है बैंक वगैरह से। कितनी इसने तो 43-44 वारदातें की, तुमने कितनी की? सर पहले मैं तकरीबन 22 मुकदमों में चलान हुआ था सर, जेल 22 मुकदमों में चलान हुए हुए। सर। उससे पहले क्या करते थे वारदातों करने से पहले? सर उससे पहले सेल्स में निकलता था। सेल्समैन ही? वो क्यों छोड़ दी? सर बस वो बाइज्जत नौकरी रास नहीं आई? सर हालात खराब थे सर, इस वजह से छोड़। पुलिस के अगर तुम पहले 22 दफ़ा पकड़े गए हो, पुलिस तो 22 मारती। दफ़ा पकड़ा नहीं गया सर, सिर्फ 22 यानी कि 22 मुकदमे हैं तुम पे, पकड़े कितनी दफ़ा गए हो? एक दफ़ा सर। बस एक दफ़ा पकड़े जी सर। और बाकी? बस एक दफ़ा सर पकड़ा गया था, जेल गया था। एक दफ़ा जेल? एक में तुम जेल गए हो, बाकी में किसी में तुम्हें सजा नहीं हुई? नहीं सर सजा नहीं हुई थी सर, कुछ बरी हो गए थे। ठीक है। बरी कैसे हो जाते हो? वो भी बता रहा है तुम्हारा साथी कि बरी हो जाते। बरी कैसे होते हो? मुद्दई के ऊपर प्रेशर वगैरह डालते हो? नहीं सर, हम प्रेशर नहीं डालते, वो खुद ही सर माफ़ कर देते हैं। यार वगैरह माफ़ किसी के साथ अगर खुदा ना खास्ता वारदात हो, वो कैसे माफ़ कर सकते हैं? मेरे साथ वारदात हुई, मैंने तो अपने वो जो चोर थे उनको माफ़ नहीं किया। सर बाज़ कर देते हैं सर माफ़। अच्छा, आधे केसों में माफ़ हो गए, बाकी आधे से ज़्यादा केसों में माफ़ हो बाकी गए। सर कुछ जमानतें वगैरह हो गई थी। जमानतें कराना आसान है? आसानी से जमानत मिल जाती है? नहीं सर, बस हो जाती है, टाइम लगता है। कैसे होती है? कोई नेटवर्क बताओ ना, पैसे चलाते हो, क्या करते हो? नहीं सर, ये जो सा बताया ना इसने मौसम, वही हमारी जमानत करता था। बैंकों में भी वारदातें करते हो तुम लोग? नहीं सर, एक ही की। वो कैसे की? सर ये हारिस ने रखी दी थी सर, हारिस गया था अंदर जो बड़ी अमाउंट लेके निकलता है उसको सर। नजर रखते हो? जी सर। तुमने एक वारदात की है, तुमने कितनी वारदातें की बैंक की? सर बैंक के एक तो शोर और दूसरे में डाउट था, वो बैंकिंग या बाइक के बाहर हाल वो बस दो ही हमारे, बाकी तो सारे रोड। आपस में तुम सारे मिले कैसे? मैं ये हाँ सर, मैं तो जेल था, ये आ गया हुआ था। फिर मौसन ने जब वो रिहा करवाया तो सीधा इसके पास गया था और मेरे से पहले ये हारिस के राब्ते में था। अच्छा, तो जेल जाने के बाद बंदों की इस्लाह होती है या बिगड़ते हैं लोग ज़्यादा? तुम्हारा क्या ख्याल है? 28 महीने जेल काटी तुमने, उसके बाद इस्लाह की बजाय तुम बिगड़ के क्यों आए? तुम्हें पता चल गया था इसमें कोई चीज़ नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं है, जितने पैसे तुमने कमाए सारे लग गए, कुछ वकील को दे दिए, कुछ उसके मुंशी को दे दिए, फिर भी वारदात? एक्चुअली सर जिस टाइम बाहर आए तो सर उस टाइम सीधी से बाहर आने के लिए साथ कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है सर। तो तुम्हारे पीछे माँ बाप को कौन तुम्हारे संभालता है? जी, जब तुम जेल चले गए तो पीछे माँ बाप को किसने संभाला? माँ बाप सर वो कोई रिश्तेदारों की तरफ ही, कभी किसी की तरफ कभी किसी की तरफ, इस तरह। आप मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुन रहे हैं, अगर इन दोनों की वारदातें मिलाई जाएँ तो तकरीबन 70 के करीब वारदातें बनती हैं, और 70 के करीब वारदातें होने के बावजूद, जेल खाने के बावजूद भी इस्लाह नहीं हुई, बल्कि जेलें काट के जब बाहर आए उसके बावजूद भी यही काम कर रहे हैं। एक और इनका साथी है, ये दोनों वारदात करते हैं, वो इनको रैकी देता है, बताता है किसके पास पैसे हैं। बैंक की भी वारदातें इन्होंने मानी है कि बैंक के अंदर से जो शहरी रकम लेके निकल रहे होते हैं, ये उसको पॉइंट आउट करते हैं और फिर जब वो बाहर निकलते हैं उसके साथ वारदात करते हैं। हारिस जो इनका तीसरा साथी है, उसके पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है, क्या इनका नेटवर्क है, किस तरह से ये एक दूसरे से रब्ता करते हैं, ये उससे जानते हैं। जैसे आपने पहले दो मुल्ज़िमान की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि उनका तीसरा साथी जो है वो उसको पैसे देते हैं, वो रैकी करता है, और जिस शहरी के पास पैसे होते हैं उसको बीच बाज़ार, बीच चौराहे या बीच रोड रोक के उससे वारदात करते हैं। अगर मुज़ाहमत कर दें तो वो फायरिंग कर देते हैं आगे से, और अगर मुज़ाहमत ना हो तो वो पैसे लूट कर चले जाते हैं। खुद वो कितना हिस्सा रखते हैं वो उन्होंने बताया कि 50% रखते हैं, और इसको फिक्स अमाउंट देते हैं। इससे पूछते हैं कि ये कितनी वारदातों में उनके साथ मुलविस और कब से काम कर रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? हारिस। हारिस, कब से तुम इन दोनों मुल्ज़िमान को जानते हो? 2-2.5 साल हो गया। कितनी वारदातें की इनके साथ? टोटल मैक्सिमम 4 से 5 हैं। उन्होंने तो दोनों ने कुल 70 के करीब वारदातें कर ली, तो तुमने 4 क्यों कैसे की? सर ये खुद करते हैं बकाया। अच्छा, तुम्हें कितने पैसे देते हैं फी वारदात? सर इन्होंने लास्ट 20 दी है, उससे पहले 15 और उससे पहले 10, एक दफ़ा 12 दी है। तुम्हारा काम क्या है? तो मैं इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं, इस गैंग में तुम्हारा काम क्या है? सर ये रैकी लेते थे मुझसे। और तुम्हें कैसे पता चलता है कि शहरी के पास पैसे हैं? 3 दफ़ा तो इन्होंने बताया कि फ़लाँ बंदे के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है, और 2 दफ़ा जो है कि कहते हैं
एक दो बंदे थे, उनके ऊपर नज़र रखी हुई थी। तो जैसे ही वो निकले हैं तो मैंने इन्हें बता दिया। बैंकों की भी ट्रैकिंग तुम करते थे? नहीं, बैंक की नहीं मैं करता, बैंक की बस एक ही ली है इन्होंने। अच्छा, तुमने अब तक इनसे 4 वारदातें करवाई हैं? जी। तुम्हें पता था कि जो आखिरी वारदात तुमने की उसके अंदर ये बंदा मार के भागे हैं? नहीं सर, इन्होंने बताया तक भी नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि इन्होंने बंदा मार दी? मुझे सर इधर आके पता चला। पहले तुम्हें पकड़ा या नहीं पुलिस ने नहीं, इनको इनको पकड़ा। फिर इन्होंने इंकशाफ किया कि तुम भी साथ हो? जी तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो बता जी रहे सर। हो? तो फिर ये वारदातें करने में कैसे आ गए? सर बस जिस लॉकडाउन हुआ था फिर उसके बाद हालात ख़राब हो गए। तो आपको पता है हर बंदा ही जो है उस टाइम परेशान था, मैं भी था परेशान फैमिली की वजह से। तो उसकी वजह से जो है ना मुझे को पैसों की ज़रूरत थी। इन्होंने फिर मुझे कहा कि ना यार ऐसे ऐसे करके काम दे दें हम लोगों को। तो लॉकडाउन तो रहा है 6 महीने, तो 6 महीने में तुमने कितनी दफ़ा इन्होंने पैसे दिए? सर टोटल 5 दफ़ा लिए मैंने, और जिनमें से 2-3 दफ़ा तो इन्होंने मुझसे भी लिए पैसे। उन दिनों मेरे पास पैसे थे। कहाँ से आए तुम्हारे पास पैसे? सर मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करता हूँ सॉफ्टवेयर। यार अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पढ़े लिखे हो, तो फिर वारदातें क्यों करनी शुरू? शादीशुदा हो? जी सर। बीवी बच्चे हैं? जी कितने बीवी और बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे? जी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही जो है ना वो बेटी हुई थी। तो यार को खुदा का खौफ करो, पढ़े लिखे भी हो और वारदातें करवा रहे हो और कर रहे हो। जिनका भाई बेटा या बाप मारा है जी सर। उसके ऊपर तो क़यामत गुजरी होगी और तुमने सिर्फ 20,000 रुपये अपना लिया। कोई खौफ खुदा नहीं? जी सर बिल्कुल। या तो तुम अनपढ़ हो, तुम्हारे पास तालीम ना हो, कोई हुनर ना हो, फिर तो तुम ये वाली हरकतें करते अच्छे भी लगते हो। पढ़े लिखे हो, तुम्हारी तालीम भी कोई नहीं फ़र्क डाल सकती तुम्हारी ज़हनियत पे। सर गलती हो गई। तो जिनका बंदा मरा है, जिनका बाप बेटा या भाई मरा है, वो गलती तुम्हारे गलती मानने से वापस आएगा? नहीं सर। तुम्हारे जिस दिन तुम बंदे को मार रहे हो उसके कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर खुद बता रहे हो कि बच्चा पैदा हो रहा है और तुम जेल में हो। देखा है तुमने अपने बच्चे को? जी सर। कैसे? मैं उस टाइम वहाँ पे ही था। अच्छा, तब पकड़े नहीं गए थे? नहीं। आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। तफ्तीशी अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। माजी साहब, इनको कैसे पकड़ा? इनको जो हमारे DSP हैं दानिश आसिफ रंजा साहब, वो हमें जब क्राइम बढ़ता है, जिस नोयत का क्राइम बढ़ता है, बैंकों का हो या दूसरी रॉबरी का हो, तो हमें टास्क देते हैं और हमें तकरीबन 24 घंटे वो हमें ये रिज़ल्ट मांगते हैं। तो उनकी निगरानी में हमने ये केस आप लोगों के पास कब आया था? ये केस काफ़ी तकरीबन 3 हफ्ते सुबह शाम और सारी रात मेहनत की है इसमें। लोकेटर भी लेके गए, इन्फॉर्मर भी साथ थे, तो अल्लाह पाक ने मदद की, उनको पकड़ लिया मेहनत करने के बाद। मुलजमान ने इस वारदात के अलावा भी और वारदातें भी मानी हैं, जैसे वो कहते हैं कि 70 से ज़ायद वारदातों में बेशुमार वारदातें हैं। इनका जो हारस है, वो साथी है जो बताता है, वो जाता है लोहारी में, वहाँ जहाँ इनामी बॉन्ड्स के काम होते हैं, वो देखता है जिस बंदे ने पैसे लिए है कौन सी बाइक पे किधर को, वो उनको रखी देता है। दूसरा बैंकों में जाता है, इसलिए जब हम जाता है किसी का अकाउंट, अपने अकाउंट की कंफर्मेशन के लिए जाता है या चेंज लेने के बहाने जाता है, वो बताता है फलाने रंग के बंदे ने कपड़े पहने हुए हैं, तो वो व्हाट्सएप पे कॉल करता है और उनको बताता है। ये पीछे जाके कहाँ से शुरू होते हैं, पूरा लाहौर छानी कर पीछे करके कभी किस इलाके में, कभी किस, जहाँ बंदा अपनी गली में दाखिल हुआ, सुनसान रास्ते में दाखिल हुआ, वहीं उन्होंने दबोच लिया। और वो रैकी करने वाला हर वारदात में इसमें से फिक्स हिस्सा लेता है। अच्छा, फिक्स इसका फिक्स हिस्सा वो लोग अपना आधा करते हैं? हाँ जी, वो आधा करते हैं, उसमें से ये अपना हिस्सा लेता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कह रहे हैं कि तुम बैंकों की रैकी भी करते हो और बैंकों बैंक की मैंने कभी नहीं की। फर्स्ट टाइम गया था, वो भी इसने मुझे कहा था वो बंदे पे नजर रख, मैं तो बाहर ही खड़ा हुआ था। तो प्राइस बॉन्ड वालों की रैकी कैसे करते हो? ये देखते हो कि प्राइस बॉन्ड लेके बंदा कितने पैसे लेके नहीं करा, जो ज़्यादा पैसे वाले उनको पकड़ते हो? टोटल अब तक ना 5 टाइम इन्होंने रैकी ली है मैक्सिमम, ठीक है। अब उनमें से 3 दफ़ा तो उन्होंने मुझे जो है हिंट दिया फलाम बंदे के ऊपर नज़र रखनी है आपने, जैसे ही निकलेगा तुम्हें बताना है, क्योंकि ये उधर पास ही खड़े होते थे कॉर्नर के ऊपर। आप मुलजिमान की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, जो तफ्तीशी अफसर हैं उनकी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं। मुलजिमान इतनी वारदातें कर चुके हैं, उसके बावजूद बाहर आ जाते हैं, ये अलमिया है। इस केस के मुद्दई मुकदमा जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो मुलजिमान पकड़े जाने के ऊपर किस हद तक मुतमईन है।
लाहौर में बढ़ती हुई वारदातों में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं वो ऐसे शहरी हैं जो कारोबार से मुंसलिक हैं या फिर सड़क के ऊपर काम काज के लिए जा रहे होते हैं और डाकू आते हैं, गन पॉइंट के ऊपर उनको लूटने की कोशिश करते हैं और अगर शहरी मज़ाहमत कर दे तो बेदरेक फायरिंग करके शहरी को मौत के घाट भी उतार देते हैं। रवा साल के अगर अदाद-ओ-शुमार की बात की जाए तो अब तक 20 से ज़ायद ऐसे वारदातें हुई जिसके अंदर डकैती मज़ाहमत के दौरान शहरियों को डाकू ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जिस केस के ऊपर आज हम काम कर रहे हैं, जिस केस के ऊपर आज प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर भी शहरी सुबह घर से निकले कारोबार के लिए और जब वो कारोबार के से मुंसलिक पैसों को इकट्ठा करके वापस अपने दफ्तर जा रहे थे तो डाकुओं ने रास्ते में उनको देख लिया। जैसे मुलजमान ने अपने बयान में भी बताया कि वो नाश्ता कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये पैसे लेके निकल रहे हैं। मुलजमान ने उनका ताकुब कर दिया और फिर उनको घर के करीब रोका और वारदात की, जिसके ऊपर उन्होंने मज़ाहमत करने की कोशिश की तो मुलजमान ने फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया। मुद्दई मुकदमा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि एक शख्स, इनके भाई, सगे भाई, घर से बाखैरियत आफियत निकले हैं और कुछ ही देर के बाद इनको इतला मिलती है कि उनको डाकुओं ने कत्ल कर दिया है। क्या गम का पहाड़ टूटता है। मोहतरम, कुछ बताइएगा कि आप लोगों को इस वाक़े के बारे में कैसे पता चला? मैं खुद साथ था। अच्छा, आप साथ मौजूद थे? मैं साथ था, मेरे साथ ही वो जाता है। सुबह मैंने उसको घर से लिया है और मैं अपना काम कर रहे थे। जब उन्होंने अपना काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया तो उधर से डाकू 2 मोटरसाइकिल पे आ गए। उन्होंने गन पैड में रोका है, मोटरसाइकिल आगे खड़ी कर, और एक उधर मेरे भाई की तरफ चला गया, एक मेरे पास आ गया, हमसे पैसे छीन लिए हैं, आपने पैसे दे दिया, कोई मज़ामत नहीं की है। फिर वो जाते हुए फायरिंग कर रहे थे, मेरा भाई गाड़ी से बाहर निकला है और उन्होंने उसको फायर मार दिया है। आपकी आंखों के सामने? आपके भाई? मेरे आंखों के सामने। मैं कुछ नहीं कर सका। चंद लम्हा मेरा भाई मेरे हाथ से चला गया, उसको मैं घर से लेके आया। मैं घर वालों को क्या जवाब दूं? और सब रात से हम ये काम कर रहे हैं, बच्चों को रोटी मांग देते हैं, उसका 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं, अब उनका क्या बनेगा? मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई है। थाने वालों ने FIR भी सही दर्ज नहीं की, वो तो बाद में इधर मैंने तफसीर चेंज करवाई है। FIR दर्ज सही नहीं की? क्या मतलब? वो उन्होंने गोल बोल कर दिया, डकैती का वाकई नहीं बताया आप इसमें। अच्छा, यानी आप लोगों ने जब उनको दरख्वास्त दी डकैती की तो वो उन्होंने हमसे अस्पताल में लाश में सामने पड़ी हुई थी, बस आप बयान दे दें, बस बयान दे, इसको हम ठीक कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। अपनी मर्जी से गोलमोल करके सारा खत्म किया। मेरे केस को ऐसे लगता है जैसे खुद के डाकू के साथ मिले हुए होते हैं। उन्होंने तो उनकी फेवर की है, मेरी तो कोई फेवर नहीं की है। फिर जब आपका मुकदमा दर्ज हो गया तो इन्वेस्टिगेशन वालों ने भी आपसे ताबून वो दोनों इकट्ठे ही थे जी, उन्होंने खुद ही सब कुछ किया है, हमसे सहन करवा लिए। हम तो उसके सदमे में थे। फिर उसके बाद जब आप मुतमईन नहीं थे तफ्तीश से, फिर आप लोगों ने हमने इधर दरखास्त दी है अगर तफ्तीश हमारी चेंज की जाए। CI सदर में इधर दाना शिरांजा साहब हैं, DSP लगे हुए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से हमारे मुलजिम पकड़ लिए हैं। अब हमारा ये मुतालबा कि इंसाफ तो अलग लाया जाए, जैसे मेरे भाई को मर्डर किया ऐसे इनको भी किया जाए। मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को, लेकिन कुछ बताइएगा कि जब ये आप लोगों को एहसास हुआ कि ये आप लोगों का पीछा करें, जैसे ये कहते हैं कि नाश्ता कर रहे थे ये, इन्होंने आप लोगों को देखा पैसे लेते निकलते और फिर आप लोगों का पीछा करते रहे और फिर आके रास्ते में 20 सड़क के रोका। अपनी रूटीन आपसे भी वारदात की या सिर्फ आपसे भाई से पैसे छीने? दोनों से पैसे छीने इन्होंने। आप लोगों को एहसास नहीं हुआ कि ये पीछे? नहीं, बाद में हमने CCTV कैमरों में देखा, ये 1 घंटे से हमारे पीछे लगे हुए थे। मैं कुछ पूछ भी नहीं आपसे सकता, लेकिन मुलजमान ने फायरिंग की, चले गए, पुलिस ने आपसे ताउन नहीं किया। पाकिस्तान में रह रहे हैं आप, इसके शहरी हैं, कारोबार कर रहे हैं, अपने बच्चों का रिस्क कमा रहे हैं। कैसा महसूस होता है कि अब पूरी ज़िंदगी आपको ये जहन में एक खौफ मुब्तला हो गया? ताजर बरादरी, आम शहरी, ये रोज़मर्रा के कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं गवर्नमेंट दे रही है, हम टैक्स पेयर हैं, हर साल हम टैक्स भरते हैं, टैक्स गवर्नमेंट देते हैं और शरीफ शहरी हैं। कोई हमारे पास ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं आज तक है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। सरेआम सड़कों पर डाके डर रहे हैं, लोगों को लूट लिया जाता है, इसका कोई सदेबाप ही नहीं कर रहे। और ऊपर से पुलिस का रवैया भी आपके सामने है जो उन्होंने किया हमारे साथ। आप बताइएगा भाई कि इनका दुख तो मैं समझ सक रहा हूँ कि ये साथ थे, इन्होंने अपनी आंखों के सामने चंद ही लम्हों में अपने भाई को दुनिया से जाते देखा। आप लोगों को कैसे पता चला? आप छोटे भाई हैं उनके? जी, मुझे जब वो भाई को फायर लगा तो भाई ने मुझे कॉल की है, तो मैंने रास्ते में इनको मिल गया हूँ साथ, हम इकट्ठे लेके भाई को हॉस्पिटल पहुँचे हैं। तो बस वो जहाँ पे गए हैं तो वहाँ हॉस्पिटल जाते ही वो डेड हो गए थे।
जिस तरह से ये बता रहे हैं कि मुकदमा भी आप लोगों से पूछे बगैर पुलिस ने हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने, हम दोनों भाई थे, हमें वो कह रहे थे जी आपको ये बॉडी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा, आप ये, हम ये लिख देते हैं, आप इस पर साइन करें, तो उसके बाद फिर आप आ जाइएगा थाने, फिर जो आप बताएंगे हम वो कर देंगे। ना उन्होंने FIR में डकैती का जिक्र किया, ना कोई उन्होंने कोई ताउन किया हमसे, बस वो इसी तरह ही। किस किस्म का इंसाफ चाहेंगे? हम चाहते हैं जी कि उनको बिल्कुल हैंग किया जाए, और जो भी ये इन वारदातों में है मुलव्वस उनको हैंग किया जाए, बिल्कुल सजा दी जाए फौरी उनको। आप भी कारोबार से मुंसलिक हैं? जी बिल्कुल, मेरा भी कारोबार है। तो इस वाक़े के बाद आपके घर के अंदर ऐसा वाक़या पेश है, सगा भाई आपका डकैती मज़ामत के ऊपर उनको कत्ल कर दिया गया, कितना खौफ है जहन में? घर वालों के क्या तासुरात हैं? बहुत ज़्यादा खौफ है। अब तो काम करने को, घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। एक अजीब सा खौफ बन गया हुआ है। बच्चों को देखें, क्या करें, अब उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, सारा जो है वो, हमारी तो फैमिली सारी बर्बाद हो गई है। उनके घर वालों के जो इमीडिएट फैमिली या बच्चे अहलिया, उनका तासुरात क्या है? कि सर अभी तक सदमे में है, गम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना बड़ा सानिया है। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। ये एक फैमिली नहीं है जिसका ये गम है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल 20 से ज़ायद ऐसे शहरी हैं जो डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिए गए, और इनका गम, आप एक शख्स के ऊपर एक गम का पहाड़ टूटा कि उनके सामने डकैती मज़ामत पर उनके सगे भाई को कत्ल कर दिया गया। और पुलिस का रवैया आप आगे से देखिए कि वो जब मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए हैं तो पुलिस ने गोल मोल सा मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश से भी वो मुतमईन नहीं थे, और बिल आखिर CIA के पास उनको अपनी तफ्तीश ले जानी पड़ी। हालांकि पुलिस और हुकूमत बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी जानो माल की हिफाजत करना उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है, और वो ये जो बर्किंग वगैरह मुकदमात के अंदराज में ताख़ीर या हेर फेर नहीं किया जा रहा। जीती जागती मिसाल बैठे हैं, एक उन्होंने अपने सगे भाई को भी खो दिया, और आगे से पुलिस का रवैया कैसा है। खुशकिस्मती से मुलजिमान उनके पकड़े गए हैं। अब उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जिस तरह उन्होंने अपने भाई का जनाजा उठाया है, इनको भी ऐसी सज़ा दी जाए ताकि इनके कलेजे में ठंड पड़ सके और आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो रूनुमा ना हों। लाहौर जैसे शहर में डकैती मज़ाहमत के वाक़यात ना होने के बराबर होते थे, लेकिन अगर रवां साल की बात की जाए तो ये वाक़यात जो हैं बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और अभी 9 महीने के अंदर ही बेतहाशा वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। पुलिस की जानिब से आपने मुद्दइयों की बात सुनी कि वो मुकदमे के अंदराज में भी इंतहाई ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं, और जिन्होंने अपने बहन भाई या किसी भी रिश्तेदार को खोया होता है उनको ज़लील व ख्वार किया जाता है। जिस तरह से वो रो रो के मुदई यानी मकतूल के भाई दुहाइयाँ दे रहे थे, वो भी आपने सुना। इस टाइम हमारे साथ DSP CIA नवाकोट दानिश राजा साहब मौजूद हैं। इससे पहले तो जानते हैं कि ये मुलजिमान इतने वारदातों में मुलव्विस हैं, बाहर कैसे फिर रहे हैं, क्यों सज़ाएं नहीं इनको हो रही? दानिश साहब, जिन मुलजिमान को आपने पकड़ा है वो अपने मुंह से तकरीबन 70 वारदातें मानते हैं मजमूई तौर पे, बाहर कैसे हैं? ये तकरीबन कोई 2 साल के करीब जेल में रहे हैं। वकास और हसन, इन्होंने एक वकील हायर किया हुआ है जो इनका पक्का वकील है। तमाम केसों में इनकी बिलिंग करवाता है। जब ये लोग बाहर आ जाते हैं, जितना उसका हिसाब बना होता है, फिर उसको उतनी उसकी फ़ीस पे कर देते हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस वकील को भी लेकर आएंगे कानून के दायरे में जी। उसका असल में इनका दोस्त उसका मुंशी है, जो इनकी डीलें वगैरह इनके जेली में चल के जमा करवाता है। और ये इंतहाई दिलचस्प बात है यहाँ पे कि एक 47 में, एक 29 मुकदमे में गया है, और जिसमें अक्सर वो मुकदमे में वो लोग बरी हो चुके हैं। कई दफ़ा कई मौके पर मुद्दई नहीं जाता, उसकी फ़ायदा उठाया जाता है उसकी गैर मौजूदगी का, और काफ़ी केसों में ये लोग बरी हो चुके हुए हैं। अभी आपने जिस केस के अंदर पकड़ा, इन्होंने शहरी से 4,05,000 रुपये लूटे और मौके पर उसको फायर भी मार दिया। क्या पहले भी इनके डकैती मज़ामत पर कत्ल की वारदातें हैं? इसमें डकैती में मर्डर तो इनका नहीं है, लेकिन 394 काफ़ी वारदातें दौरान मज़ामत इन लोगों ने काफ़ी लोगों को ज़ख्मी किया हुआ है। ये तकरीबन जेल से आते हैं कोई माह रमज़ान के 15 या 20 रोज़े। आने के बाद ये
दोनों आपस में कज़न हैं, वकास और हसन कज़न हैं। और ये फिर आके गिरोह तश्कील देते हैं। गिरोह तश्कील देने के बाद ये मुख्तलिफ जगहों पर हार्स के ज़रिए रैकी लेते हैं। रैकी लेने के बाद ये वारदातें करती हैं। ये दोनों अफराद जब जेल से बाहर आए हैं, तकरीबन इन्होंने 15 से 20 संगीन वारदातें की हैं, जिसमें से 2 से 4 बैंक की वारदात भी शामिल है। ये वारदात जिसमें इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत यंग लड़के को फायर मारा है, हालांकि उसने कोई मज़ामत भी नहीं की, पैसे दे दिए हैं तकरीबन जिनकी अमाउंट कोई 6 लाख करीब बनती है। उसके बावजूद इनको डर था ये हमें पकड़ ना ले। उसको नहायत बेदर्दी के साथ सीने में फायर लगा है और वो फौत हो गया, मौके पे फौत हो गया। ये लोग दौरान वारदात जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, सिम मोबाइल की इस्तेमाल नहीं करते थे। मुख्तलिफ एप्लीकेशन इन्होंने अपने मोबाइल में लोड की हुई थी और ये ज़्यादातर नेट के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता करते थे। उसकी वजह ये थी कि पुलिस के पास अभी ये इनको एडवाइस को तक पहुंचने का कोई अभी तो हमारे लोकेट नहीं कर सकते। और तमाम वारदातों में इसका मेन किरदार, हारिस का मेन किरदार है। हर वारदात में तकरीबन ये परसेंटेज लेता था। इनमें जो वारदात में मोटरसाइकिल इस्तेमाल की जाती थी, जब हमने इनको गिरफ्तार किया है, मोटरसाइकिल इस्लामपुरे के मुकदमे की डकैती की है जो उन्होंने एक लड़ा गैंग के साथ मिलकर छीनी थी, वो हम उसको भी पकड़ रहे हैं। और ये बात यहाँ पर इंतहाई काबिल ज़िक्र है। इनके घर में जितना भी सुबह से नाश्ते से लेकर आके खाने तक ये लोग बाज़ार से महंगे तरीन होटलों से ये खाना नाश्ता परचेज़ करते थे और घर में इनका पकाने का कोई रिवाज नहीं था। अपने घर का तमाम फर्नीचर, AC, LCD, बेड, फ्रिज वगैरह हर चीज़ इन लोगों ने बिल्कुल 0 मीटर लेकर घर रखी थी। और एक पोश इलाके में इंतहाई महंगा रेंट पे इन लोगों ने घर ले रखा हुआ था। और इनका ज़रिया माश ये है, इनमें जो वकास है वो मोबाइल के ज़रिए चिफ्ट पर जुआ खेलता था और अक्सर तकरीबन एक दिन में वो 3-3, 4-4 लाख रुपया वो जुए में बज़रिए मोबाइल हरा है। और ये इन लोगों ने तकरीबन 8 से 10 किस्म की कैपें रखी हुई थी। हर वारदात में ये कैप चेंज करते थे, शर्टें चेंज करते थे, वो दोबारा वो इस्तेमाल नहीं करते थे शनाख्त बचाने के लिए। और ये लोग पहले हारिस इलाके की रैकी करता था कि किस जगह पर सेफ सिटी के कैमरे मौजूद नहीं है। ज़्यादा वारदातें राजा साहब किस इलाके में की? ज़्यादा वारदातें इन सिटी एरिया की हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर ये रहने वाले भी उसी तरफ के हैं और इनको तमाम रस्तों का पता है। और सिटी के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर कैमरों की भी रसाई हासिल नहीं है सेफ सिटी की, और ये इनके नॉलेज में है कि इनको यहाँ तक पता है कि कौन सा कैमरा ख़राब है, इनको ये भी पता है। और मुतवक्को है कि काफ़ी अभी इनकी तफ्तीश की जा रही है। मुतवक्को भी ये भी कहा जा कहना ज़्यादा मुनासिब होगा संगीन किस्म की और वक़ूए भी इनसे ट्रेस होंगे। जी, ये वारदात करके लाहौर में रहते थे या लाहौर से बाहर चले जाते थे? ये वारदात करने के बाद फतेहगढ़ के इलाके के पास इन्होंने घर लिया हुआ था यहाँ, ये वहाँ पर रहते थे और दिन के टाइम ये घर से बाहर नहीं निकलते थे। जब ये निकलते थे शाम के टाइम या फिर टारगेट क्लियर करने के बाद ये घर से निकलते थे। ज़्यादा टाइम ये अपने घर पे गुजारते थे। राजेश साहब, जैसे पहले भी मैंने आपसे पूछा कि 70 वारदातें हैं, तो ये मुद्दइयों के साथ जिन केसों में बरी हुए हैं उन केसों में बरी कैसे हो गई? ये सुलह कर लेते हैं, डरा धमका के केस मुद्दई को बिठा देते हैं, ऐसी कोई चीज़ सामने आई? हाँ, ये बात सामने आई है। इन्होंने मुद्दइयों पर प्रेशर डाल के अपने वकला के ज़रिए और जेल से जब ये लोग आते हैं पेशी पर, यहाँ पर आके अपने वकीलों के मुंशियों के ज़रिए मुद्दइयों के बजरिया मोबाइल फ़ोन ये उनको धमकाते हैं। और इसी डर की वजह से जो शरीफ लोग होते हैं वो शहादत देने से नहीं आते और जिस वजह से ये लोग बरी हो जाते हैं। जिस तरह मुद्दई मुकदमा बता रहे थे कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए बड़ी खवारी हुई उनको, उसके बाद तफ्तीशी अफसर जो था वो भी उनका बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था और बाद में तफ्तीश जो है वो CIA में आई और मुलजिम पकड़े गए। तो क्या वजह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो तफ्तीश सही नहीं करता और फिर लोग जो हैं वो वहाँ उनसे मुतमईन नहीं होते? ये मुद्दइयों के बाद दुरुस्त है। अगर FIR की स्टडी की जाए
तो उसमें सिंपल 302 बनती है। हालांकि ये सिंपल 302 नहीं थी, ये दौरान डकैती, दौरान मज़ामत इसको फायर मिल गई है। और बहरहाल उनकी कोताहियाँ, जो उनकी गलतियाँ कोताहियाँ, वो हमने अपनी बिल्कुल अपनी मिसल बिल्कुल ठीक कर ली है। इंशाल्लाह ये बंदा, ये दोनों, बल्कि तीनों अफराद सज़ा से ही बच सकेंगे। जो वकील का मुंशी है, जो इनको इस सारे मुकदमों में से बाहर निकालता है और जो इनकी मदद करता है और परसेंटेज लेता है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई? हाँ, हम उसको भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। बल्कि ये चीज़ भी दौरान इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, अब्दुल्ला नामी जिसके साथ इसने मिलकर मोटरसाइकिल छीनी थी, जो कि इस वारदात में इस्तेमाल हुई है, ये उसी वकील साहब के मुंशी का अजीज़ है, या दोस्त या उसका मिलने वाला है। इसका ये मतलब हुआ कि वकील का मुंशी भी इसमें मुकम्मल तौर पर इंदवाल है, जिसको हम अगले चंद दिनों में उसको भी कानून की गिरफ्त में ले आएंगे। बहुत मेहरबानी। आपने दानिश रांझा साहब की गुफ्तगू सुनी। दानिश साहब का कहना है कि मुलजिमान या डरा धमका कर मुद्दइयों को बिठा देते थे, या फिर पैसे खर्च के ऐसा वकील ऐसा करते थे कि जो उनकी ज़मानत कराने में कामयाब हो जाता था और दोबारा बाहर आके अपनी उन्हीं कार्रवाइयों में मुलविस हो जाते थे जिस बुनियाद पर वो जेल गए होते थे। सबसे ज़्यादा जेल उन्होंने 2 साल काटी और बाहर आने के बाद दोबारा से उसी रविश के ऊपर वो कायम थे और उसी तनाज़र के अंदर उन्होंने वारदात की और शादबाग के अंदर जहाँ पे उन्होंने बंदा मार दिया। अब पकड़े गए। अभी दानिश साहब दावा यही कर रहे हैं कि वो इस तरह का चालान बनाएं कि मुलजिमान जल्दी वापस ना आए, लेकिन देखना ये है कि मुलजिमान को उनके किए के मुताबिक सज़ा मिलती है कि नहीं। जिन मुलजिमों के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जब पुलिस से उनके बारे में पूछा गया कि 70 से ज़ायद उन्होंने वारदातों का पुलिस कस्टडी में एतराफ़ कर लिया है, और वो ये भी एतराफ़ करते हैं कि बार बार जितने भी मुकदमान हैं, या तो उसके अंदर उनकी ज़मानत हो जाती है या वो बरी हो जाते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने इस चीज़ का ज़िम्मेदार जो है वो एक वकील साहब के मुंशी को ठहराया कि मुंशी उनके साथ लाइजन में और वो उसका कमीशन लेता है और वो कर देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस किस्म के मुलजिमान जिन्होंने 70 वारदातें की हों, इक़दाम कत्ल, डकैती, रॉबरी, राजनी, तमाम मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं, उनका बाहर आना फिर कैसे मुमकिन है? राना साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। एक शख्स जो पुलिस कस्टडी में ये एतराफ़ करे कि मेरे ऊपर 70 से ज़ायद मुकदमे हैं या मेरे पूरे गैंग के ऊपर 70 से ज़ायद मुकदमात हैं और सिर्फ हम एक दफ़ा जेल गए हैं, कैसे मुमकिन है? देखें, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अभी तो आप 70 कह रहे हैं, हमारे पास ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं जो 100 से ज़्यादा मुकदमा भी होते हैं। असल में पहले भी आपसे हम बात कर चुके हैं कि लेजिस्लेशन का इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है। इसके अलावा पुलिस का जो ओवरऑल सिस्टम को मैं इसका कहूँगा, पुलिस का भी जो इसमें कसूर है कि अगर आप देख रहे हैं कि एक मुलज़म पर इतने मुकदमात है, फिर पुलिस को प्रोसिक्यूशन के दरमियान लाइजन होना चाहिए ताकि उसके ख़िलाफ़ प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके उसको सज़ा दिलाई जाए और उनको विटनेसेस को भी प्रोटेक्ट करके कोर्ट में लाया जाए, उनको गाइड किया जाए। बात यह है जो इस तरह आपकी ये, क्योंकि डकैती या चोरी के मुकदमे होंगे, अब पाकिस्तान में सिस्टम जो है इतना लेंथी और इतना मुश्किल है कि मुद्दई भी फिर उसको फॉलो अप नहीं देता, उसकी भी अपनी एक लाइफ होती है। वो इसलिए कि उसको कोर्ट के उन्हीं पैथेटिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जितना है, फिर उसको पैसे भी खर्चने पड़ते हैं, टाइम भी ज़ाया होता है। अब वो उसमें जब तक, अब जज साहब ने तो फैसला करना है एविडेंस पे, जब पुलिस उस केस को फॉलो नहीं करेगी, उसकी एविडेंस आईओ कलेक्ट नहीं करेगा, फाइल के साथ लगा के चलान सबमिट नहीं करेगा, प्रोसिक्यूशन उसको प्रॉपर्ली परसू नहीं करेगी, विटनेसेस कोर्ट में नहीं आएंगे, मुद्दई नहीं आएगा, एविडेंस नहीं देगा, तो फिर तो सारा का सारा सिस्टम चाहता है कि मुलज़म जो है वो बरी होते जाएँ। तो इन केसेस में जो बरीयत है वो 99% से ज़्यादा है। आप बात करें मुंशी का तो कोई कसूर नहीं है। देखिए वो सर्विस प्रोवाइडर है, वकील साहब भी सर्विस प्रोवाइडर है, मुंशी भी सर्विस, वो कौन सी इलीगल चीज़ कमिट कर रहा है। अब वो भी अगर किसी वकील साहब के पास आते हैं, फीस देते हैं, अपना केस को प्लीड करवाते हैं। बात ये फैसला तो एविडेंस पे होना है। अगर आपके कोई चोरी हो जाती है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है आपके ऑफिस में कि इसने एक चोरी की है, आप उसको किस तरह मुजरिम करार दे सकते हैं जब तक आपके पास। वो कहते हैं कि जाली मचल के और इस तरह से फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वो उनकी मदद करते हैं। देखिए, जाली मचल के देना का मतलब यह है कि बेल तो उसकी हो जाती है। आप कह रहे हैं कि 70 मुकदमों में उससे एक में अंदर गया, इसका मतलब बेल हो जाती है, उसके बाद वो मचल के, हाँ अगर उसने मचल के गलत दिया तो उस पर 420, 468, 471 की कार्रवाई होती है कि वो उसने फॉइड पेपर्स दिया। वो बिल्कुल जिस जो बंदा उसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ अलग से एक सेपरेट FIR होती है।
मगर ये है कि वो 70 मुकदमों से इसका कोई नेक्सस नहीं है, क्योंकि मचलका तो देना है आपने बेल होने के बाद। जैसे आपने लेजिस्लेशन की बात की, बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसके अंदर मुलजिम ने बताया कि गवाह जो थे वो नहीं आए थे, तो पाकिस्तान में आज तक 70 सालों में विटनेस प्रोटेक्शन क्यों नहीं हम लॉ बना सके कि उनको भी एक प्रोटेक्शन दी जा सके, उनको एक सिक्योर फिजा दी जाए कि वो अदालत जाएं और बयान दें अपना। देखिए सिस्टम सारे मौजूद हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको सिस्टम को ईज़ की तरफ लाना पड़ेगा, आसानी पैदा करनी पड़ेगी कि लोग उसमें। दूसरा ये है कि अब विटनेस जो है डकैती या चोरी जिस तरह की इसी तरह के 70 मुकदमा, उसमें गवाह 100 दफ़ा सोचता है यार मेरा इससे क्या दुश्मनी हो जाएगी अगर इसको सज़ा हो गई। फिर यह है कि अगर किसी विटनेस को मार दिया जाता है तो उस केस का भी कोई परसू नहीं किया जाता। पाकिस्तान में सबसे आसान है कि वो जो मुजरिम या जो मुलजिम है उसका अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और फिर वो लोग उनसे डरते हैं। आपको सिस्टम को इस तरीके से ओवरहाल करना पड़ेगा कि इस तरह लोगों को सज़ाएं दिलाई जाएं, पुलिस, प्रोसिक्यूशन और मुदई, इन तीनों का लाइजन आपको बनाना पड़ेगा, फिर उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। आज तक आपने कितनी वर्कशॉप्स कराई हैं कि लोगों को बताया जाए कि देखिए ये जो जुर्म होता है वो अगेंस्ट स्टेट होता है, अगेंस्ट पर्सन नहीं होता, बेशक पर्सन उसका मुदई होता है। तो उसमें स्टेट के 3 फैक्टर्स हैं जो मैं आपको ब्रीफ करके बता दूं। एक पुलिस है, एक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, और तीसरा हमारा जुडिशल सिस्टम हो गया। उसके साथ साथ अगर किसी केस में कोई मुदई आ ही नहीं रहा, कोई बयान ही नहीं दे रहा, तो फिर तो सारी बात हर केस में। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इन केसेस में आप उठा के देखें 99% बरियत है। अभी आप मोटरवे वाला केस देख लें, उस बंदे के खिलाफ 8 केसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। अब तो पुलिस के पास माशाल्लाह जदीद निज़ाम आ गया, उसके ज़रिए ख़ास तौर पर इन पर्टिकुलर लोग जिनके पर ज़्यादा FIR हैं उनके खिलाफ उनको एक स्पेशल सेल बना के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि बेहतर तरीके से। अब वो मैटर मोटरवे वाला आपका लाइमलाइट में आ गया, उसमें प्रोसिक्यूशन की टीम भी बन गई है, उसमें पुलिस की टीम भी बन गई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, उसमें फोरेंसिक हो रही है। मगर ये कितने केसेस, कितने परसेंट 376 के केसेस में आप इस तरह प्रोएक्टिव काम करते हैं? आप बिल्कुल नहीं करते। तो राना साहब, अगर इसी तरह से सिस्टम चलता जाएगा तो ये जो मुलजमान हैं ये तो एक केस के बाद ही हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर तो ये कभी कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, कभी इनको सज़ा नहीं होगी, इनकी कन्विक्शन ही नहीं होगी, ये तो फिर हार्डन क्रिमिनल बनते जाएंगे। और हमारा माशरे के अंदर तो एक अजीब सा एक जंजालपुरा सा बन जाएगा कि मुलजमान पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, वापस आ जाएंगे, फिर वही करेंगे। तो उसके लिए फिर क्या करने की ज़रूरत है? अभी देखें, अभी जब से पाकिस्तान बना, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले के ये हमारे सारे कवानीन हैं, कुछ 1860 के हैं, कुछ उसके बाद के हैं। मोस्टली कवानीन पाकिस्तान से बनने के उससे पिछले 200 साल से। आपको सबसे पहले मैंने कहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो असम्बली है, जो सेनेट है और आपकी नेशनल असम्बली है, वो लेजिस्लेचर असम्बली है हमारी, जो कवानीन को बहस होती है, पास करती है। उनको चाहिए कि सबसे पहले इस बारे में कवानीन को, मैं ये जो आपके कानून है आपको बिल्कुल डिनोवो तरीके से इनको राइज करना पड़ेगा, नई लेजिस्लेशन हमें करनी पड़ेगी। क्योंकि आज 2020 है, आप 160 साल पुराने कवानीन पे आज भी 427 में लिखा हुआ 50 रुपये का नुकसान। अब उनको नए तरीके से मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक, देखिए ब्रिटेन में भी यही होता था पहले कि बहुत लंबे लंबे केस चलते थे। अब कुछ लोग मुल्कों का रोल मॉडल उठा लें, उसको पकड़ के फॉलो कर लें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मैं बहरहाल आपको एक शॉर्टकट, एक सिंपल बता देता हूँ। इस मुल्क में जुर्म उस वक़्त तक होता रहेगा जब तक जो मुलजिम पकड़ा जाता है आप उसको छोड़ देते हैं। जब इंसान के अंदर ये खौफ पैदा हो जाएगा ना कि मैंने ये जुर्म किया है और अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे छोड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर पुलिस पैसे लेकर या बाकी तरीकों से छोड़ देती है, पैसे लेकर एविडेंस वीक कर देती है। ठीक, तो ये सारा सिस्टम को ओवरहाल करने की ज़रूरत है। तो जब तक असल मुलजिम को ये खौफ दिल में पैदा हो जाए कि मुझे इसकी सज़ा मिल जाएगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुलजिम जो है वो उस चीज़ को रिपीट करे। क्योंकि रेपिटेशन एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि वो एक चीज़ से गुजर भी चुका है, जेल भी जा चुका है, उसके बावजूद वो उसे रिपीट करता है। मोटरवे वाले में भी आपने अभी देख लिया कि वो कह रहा है कि कुछ 20 दिन पहले वो जेल से होकर वापस आएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट की गुफ्तगू सुनी, मुदई का भी आपने बयान सुना, पुलिस का भी आपने बयान सुना। तमाम जो हमारे मेहमान थे, अगर उनके कंक्लूजन निकाला जाए बातों का, तो सारे यही कह रहे हैं कि मुकदमे के अंदराज से सज़ा तक का जो मरहला है वो इतना मुश्किल और लेंथी है कि हर बंदा जो है वो इसमें हिम्मत हार जाता है। पुलिस जब एक वकूआ हो जाता है तो वो मुकदमा वीक दर्ज करके अपनी जान छुड़ाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी पैरवी सही तरह से नहीं करती, जिसका फ़ायदा जो है वो मुल्ज़िमान को होता है।
फिर जो मुद्दईयान हैं वो अपनी तफ्तीश चेंज कराने के लिए ख्वार होते हैं, और अगर उनके मुल्ज़िमान पकड़े जाएँ तो फिर अदालत में जाके प्रोसिक्यूशन और विटनेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार करते हैं, प्रोसिक्यूशन वीक होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा मुल्ज़िमों को होता है। और जैसे हसन, वकास और हारिस हमेशा जुर्म करते हैं और उसके बाद या बरी हो जाते हैं या उनको ज़मानत मिल जाती है, इसी तरह के मुल्ज़िमान सैकड़ों हज़ारों मुल्ज़िमान जो वो शहर में फिर रहे हैं, जिनको हमारे महकमों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से फ़ायदा हो रहा है, और शहरी जो हैं वो लुट रहे हैं और वो उनकी जान और माल जो है वो एट स्टेक है। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।